Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT पार्ट सेकेंड। जैसा कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेस में अपना टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर टोमोग्राफी, दैट मीन्स सिटी स्कैन। सिटी स्कैन्स के टॉपिक के अंदर हमने इसके कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे जनरेशन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो आपकी सिटी स्कैन की मशीन है वो स्टार्टिंग में जब इन्वेंट की गई थी तब कैसी थी, फिर कैसे कैसे उसमें मॉडिफिकेशन हुए और वो क्या क्या मॉडिफिकेशन थे, क्या क्या इन मशीन्स के एडवांटेज थे, क्या क्या इनके डिसएडवांटेज थे। तो दैट मीन्स उन जनरेशन्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है हम लास्ट लेक्चर का छोटा सा एक रिवीजन करेंगे यहाँ पे। तो लास्ट लेक्चर की अगर बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे सेकंड और थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड जनरेशन की। तो इससे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो जैसा कि फर्स्ट आपकी जो जनरेशन थी उसमें क्या था कि जो आपका मूवमेंट था वहाँ पे रोटेशन और ट्रांसलेशन का मूवमेंट था। ठीक है, फिर आई आपकी सेकंड जनरेशन जहाँ पे वहाँ पे भी क्या था कि रोटेशन और ट्रांसलेशन का ही मूवमेंट था। बट जो थर्ड जनरेशन थी वहाँ पे कौन सा मूवमेंट आ गया था, रोटेट रोटेट, दैट मीन्स रोटेशन, ट्रांसलेशन यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। अब अपन बात करें दोबारा से अगर फर्स्ट जनरेशन की, तो जो आपका फर्स्ट जनरेशन था वहाँ पे आप सिंगल डिटेक्टर यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन में आपने डिटेक्टर्स की संख्या बढ़ाई और कितने कर दिए, 30 डिटेक्टर कर दिए। और थर्ड जनरेशन में आपने इन डिटेक्टर्स की संख्या और बढ़ा के कितना कर दिया, 800, लगभग अप्रोक्सीमेट 800 डिटेक्टर्स आपने यहाँ पे कर दिए। ये तो बात हुई तीनों जनरेशन के डिटेक्टर्स की और मूवमेंट्स की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्सरे बीम की। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी वहाँ पे पेंसिल बीम यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन में हमने फैन बीम यूज़ करने लगे। फैन बीम थी बट वहाँ पे फैन बीम का एंगल कितना था, कम था, और जो कि 10 डिग्री का था। फिर इसको और बढ़ाया गया थर्ड जनरेशन में, दैट मीन वाइड फैन बीम वहाँ पे अपन काम में लेने लगे। फैन बीम के एंगल को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट को हम कवर कर सकें यहाँ पे। इसका डिसएडवांटेज अपने को देखने को मिला था क्योंकि जो पेंसिल बीम थी, पेंसिल बीम में स्कैटर्ड रेडिएशन बहुत कम होती है, बट आपकी जो फैन बीम होती है वहाँ पे स्कैटर्ड रेडिएशन ज़्यादा मिलती है। तो स्कैटर्ड रेडिएशन को हमने रोकने के लिए यहाँ पे एक और नया कंपोनेंट इंस्टॉल किया, वो था कोलिमेशन। ठीक है, कोलिमेशन भी यहाँ पे हमने दोनों प्रकार के यूज़ किए थे थर्ड जनरेशन के अंदर, प्री पेशेंट कोलिमेशन और पोस्ट पेशेंट कोलिमेशन। दोनों प्रकार के कोलिमेशन यहाँ पे यूज़ किए गए थे। ये बात हुई अब फैन बीम की। अब अपन बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी वहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन था पर स्कैन का 4.5 मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा था। फिर इसको रिड्यूस किया गया, रिडक्शन किया गया इसके अंदर। दैट मीन्स जो टाइम था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज था वो फर्स्ट जनरेशन का यही था। इसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए सेकंड जनरेशन इन्वेंट की गई थी, और सेकंड जनरेशन में टाइम ड्यूरेशन था पर स्कैन का 18 सेकेंड। ठीक है, बट फिर ये भी क्या था, ज़्यादा था टाइम ड्यूरेशन। दोबारा से इसको दैट मीन्स इसको कम किया गया, और यहाँ पे आपकी जो थर्ड जनरेशन थी वहाँ पे आपका पर स्कैन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 0.5 सेकेंड तक कर दिया गया था। तो ये आपकी थर्ड जनरेशन का एडवांटेज था, रिडक्शन इन द टाइम कंपैरिजन टू द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। अगर अपन फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंपेयर की बात करें तो आपकी थर्ड जनरेशन में टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम था। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे डिटेक्टर्स की बात करें तो आपकी फर्स्ट जनरेशन में सोडियम आयोडाइड के डिटेक्टर यूज़ किए जाते थे जो कि सिंटिलेशन डिटेक्टर में आते हैं आपके, बट इनका एक डिसएडवांटेज था आफ्टर ग्लो का। सेकंड जनरेशन में भी वही यूज़ किए गए, NaI के डिटेक्टर किए गए, तो सेकंड जनरेशन का भी वही डिसएडवांटेज था। बट जो आपकी थर्ड जनरेशन थी वहाँ पे फिर जो आयोनाइजेशन प्रिंसिपल के बेस पे जो डिटेक्टर्स होते हैं वहाँ पे जीनोन डिटेक्टर काम में लेने लगे थे। दैट मीन्स इस डिसएडवांटेज को भी यहाँ पे कम कर दिया गया था। अगर अपन यहाँ पे बात करें एडवांटेज डिसएडवांटेज की, तो कंपैरिजन टू द सेकंड एंड फर्स्ट जनरेशन आपकी थर्ड जनरेशन बेटर थी, बहुत ज़्यादा टाइम कम कर दिया गया था, ज़्यादा डाटा अपन यहाँ से एक्वायर कर सकते थे, इसके डिसएडवांटेज भी कम थे। ठीक है, अब क्या थे कि कुछ डिसएडवांटेज इसके भी थे थर्ड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन में आपको एक नया डिसएडवांटेज देखने को मिला था जिसका नाम था रिंग आर्टिफैक्ट। आपने सुना आर्टिफैक्ट? आपको पता है क्या होता है कि किसी भी रेडियोग्राफी या फिर कोई भी आपकी जो आप इमेजिंग कर रहे हो उसमें आपकी जो इमेज है उसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाना, दैट मीन्स जो रियल में नहीं है बट
किसी ना किसी गलती के कारण हुआ है। वो गलती कहीं पे भी हो सकती है, आपकी मशीन में भी हो सकती है, पोजिशनिंग में भी हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ें किस में आती हैं, आपकी आर्टिफैक्ट्स में आती हैं, डिफेक्ट्स में आती हैं। तो आर्टिफैक्ट्स की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता था, वो था रिंग। क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्टर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी और इनका मोशन कैसा था, रोटेशनल था। तो जब ये रोटेट करते थे तो यहाँ पे रिंग आर्टिफैक्ट आपको इमेज में देखने को मिलता था। तो मेन जो आर्टिफैक्ट, मेन जो डिसएडवांटेज था यहाँ पे थर्ड जनरेशन का, इसको रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कौन सी जनरेशन, दैट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन का इन्वेंशन किया गया। और नेक्स्ट जनरेशन आपकी फोर्थ जनरेशन थी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दैट मीन्स फोर्थ जनरेशन को इन्वेंट करने का मेन रीज़न यही था कि हम रिंग आर्टिफैक्ट को एलिमिनेट कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, अपन नई जनरेशन कोई भी खोजते हैं किसी भी मशीन की, तो फर्स्ट जो आपकी उससे पहले की जो जनरेशन है उसका अपने को डिसएडवांटेज खत्म करना होता है, रिमूव करना होता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं अपनी फोर्थ जनरेशन की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ द सिटी स्कैन। द फोर्थ जनरेशन स्कैनर्स आर डिजाइन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। जो आपकी फोर्थ जनरेशन स्कैनर, दैट मीन सिटी स्कैनर की जो फोर्थ जनरेशन डिज़ाइन की गई थी, खोजी गई थी, इन्वेंट की गई थी, मॉडिफाई की गई थी, वो किस लिए की गई थी, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफैक्ट्स। जो आर्टिफैक्ट की प्रॉब्लम आ रही थी आपको थर्ड जनरेशन में, उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। इट हैज़ अ स्टेशनरी रिंग ऑफ अबाउट 4800 डिटेक्टर्स एंड द एक्सरे ट्यूब टू मूव इनसाइड दिस डिटेक्टर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप समझिए इसको। इट हैज़ अ स्टेशनरी रिंग, दैट मीन्स स्टेशनरी यहाँ पे फिक्स था। यहाँ पे जो आपकी डिटेक्टर की जो रिंग थी या फिर डिटेक्टर का जो भी एरे है, जो भी अरेंजमेंट है, वो यहाँ पे क्या है, आपका फिक्स है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो डिटेक्टर्स थे वो मूव करने के कारण ही वहाँ पे क्या आ रहा था, रिंग आर्टिफैक्ट आ रहा था। तो उसको इन्होंने रिमूव करने के लिए क्या किया, यहाँ पे डिटेक्टर्स को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। रिंग ऑफ अबाउट 4800 डिटेक्टर्स। और जैसा कि आपको पता है कि हर जनरेशन में इन्होंने डिटेक्टर्स की संख्या बढ़ाई है। वो इसलिए बढ़ाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम कम से कम टाइम में कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे इन्होंने जो डिटेक्टर्स थे उनकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी, 4800। एंड द एक्सरे ट्यूब टू मूव इनसाइड दिस डिटेक्टर। और ये जो डिटेक्टर थे इसके अंदर एक्सरे ट्यूब मूव कर रही थी। तो यहाँ पे आपको जो पता चल रहा है कि ये जो जनरेशन थी, यहाँ पे आप डिटेक्टर्स फिक्स थे और केवल एक्सरे ट्यूब मूव कर रहे थे। ये चीज़ आप डायग्राम के थ्रू समझोगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सरे ट्यूब मूव करती है और डिटेक्टर्स मूव नहीं करते हैं। डिटेक्टर्स मूव इसीलिए नहीं कराए हमने यहाँ पे ताकि रिंग आर्टिफैक्ट देखने को ना मिले। सिंस इट इज़ रोटेटेड कंटिन्यूसली वेरी फास्ट स्कैन टाइम इज़ पॉसिबल। जैसा कि यहाँ पे डिटेक्टर्स की संख्या बढ़ा दी गई, डिटेक्टर्स को यहाँ पे रोटेट भी नहीं कराना था, केवल और केवल एक्सरे ट्यूब को रोटेट कराना था। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सरे ट्यूब आपकी यहाँ पे डिटेक्टर से कनेक्टेड नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम जो आपकी एक्सरे ट्यूब है उसको इंडिविजुअली फास्टली रोटेट करा सकते हैं। और अगर हम उसको फास्टली रोटेट कराएंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका कम हो सकता है। दैट मीन्स स्कैनिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया था। वेरी फास्ट स्कैन टाइम इज पॉसिबल, यहाँ पे स्कैन टाइम बहुत फास्ट हो चुका था। थर्ड जनरेशन फैन बीम ज्योमेट्री हैज़ द एक्सरे ट्यूब एज द अपेक्स ऑफ द फैन। इन द फोर्थ जनरेशन इंडिविजुअल डिटेक्टर इज द अपेक्स। जैसा कि थर्ड जनरेशन में आपने देखा कि थर्ड जनरेशन में जो आपकी फैन बीम ज्योमेट्री थी, ठीक है, तो जो एक्सरे ट्यूब था वो आपके फैन बीम का अपेक्स था। वहाँ पे दैट अपेक्स किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो आपका अपर पार्ट होता है, जो हाईएस्ट पार्ट होता है। तो फैन बीम का जो अपर पार्ट था वो वहाँ पे क्या था, एक्सरे ट्यूब थी। इन द फोर्थ जनरेशन इंडिविजुअल डिटेक्टर इज द अपेक्स। जबकि फोर्थ जनरेशन में क्या है कि आपका हर एक डिटेक्टर क्या है, अपेक्स पार्ट है। कैसे है ये चीज़ें अभी आप डायग्राम से देखोगे। यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, एक तो अपेक्स पार्ट वाली और दूसरा कि आपका जो डिटेक्टर है वो यहाँ पे फिक्स है। तो फिर किस तरीके से इमेजिंग होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिटेक्टर की एक रिंग बना दी चारों तरफ, ठीक है। उसमें इन्होंने डिटेक्टर कितने लगाए, 4800, और डिटेक्टर्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि चारों तरफ अब यहाँ पे डिटेक्टर्स थे, तो आपको डिटेक्टर मूव करने की जरूरत नहीं थी। अंदर क्या किया, इन डिटेक्टर्स के अंदर एक्सरे ट्यूब को इंसर्ट किया गया और केवल यहाँ पे आपकी एक्सरे ट्यूब इंडिविजुअली मूव होती है। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सरे ट्यूब डिटेक्टर से कनेक्टेड नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे फास्ट मूव करा सकते हैं। जब हम उसको फास्ट मूव कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्कैनिंग टाइम भी यहाँ पे आपका रिड्यूस हो सकता है, दैट मीन्स फास्ट हो सकता है, ठीक है।
दूसरा अपेक्स पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। अपेक्स पार्ट कौन सा होता है? हाईएस्ट पार्ट और अपर पार्ट। तो जैसा कि आपका थर्ड जनरेशन में जो आपकी फैन बीम थी, फैन बीम का अपर पार्ट कौन सा था? एक्सरे ट्यूब ही था। बट यहां पे क्या है, इंडिविजुअल डिटेक्टर किस तरीके से एक्ट कर रहा है? अपेक्स पार्ट ऑफ द फैन बीम। फैन बीम आपको कहां से निकल तो रही है वो एक्सरे ट्यूब से ही, बट आपको यहां पे निकलती हुई कहां से दिखाई देगी कि एक डिटेक्टर से निकल के दूसरे डिटेक्टर पे गिर रही है। रियल में ऐसा नहीं होता है, आपकी जो फैन बीम है वो एक्सरे ट्यूब से ही निकलती है, बट यहाँ पे एक इंडिविजुअल डिटेक्टर फैन बीम के अपेक्स पार्ट की तरह बिहेव करता है और होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी डिटेक्टर्स अरेंज होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे डिनोट किया सोर्स ऑफ द एक्सरे। यहाँ पे एक्सरे ट्यूब होगी, एक्सरे ट्यूब को आप मूव कराओगे, डिटेक्टर्स आपके फिक्स रहेंगे। फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर फैन बीम होती है, इसमें स्टैटिक डिटेक्टर्स, और स्टैटिक दैट मीन्स फिक्स होते हैं सारे के सारे। राउंड गैंट्री, ओनली ट्यूब रोटेट, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब रोटेट करती है केवल। अवॉइड रिंग आर्टिफैक्ट प्रॉब्लम ऑफ थर्ड जनरेशन स्कैनर। जो थर्ड जनरेशन की जो स्कैनिंग थी उसमें जो आपका मेन डिसएडवांटेज था, जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी आपकी रिंग आर्टिफैक्ट की। उसको रिमूव करने के लिए ही फोर्थ जनरेशन को इन्वेंट किया गया था, और उसके लिए ये इन्वेंशन दैट मीन्स ये मॉडिफिकेशन किया गया कि जो डिटेक्टर्स थे उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, उनको एक रिंग फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए यहाँ पे, और अरेंज करने के बाद में उनको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए। जब हम उनको मूव नहीं कराएंगे तो हम रिंग आर्टिफैक्ट से निकल सकते हैं बाहर, और ऐसा ही किया गया। और ऐसा करने के बाद देखा गया कि हम रिंग आर्टिफैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपकी फोर्थ जनरेशन थी। अब इसके भी कुछ एडवांटेज थे। एडवांटेज तो आपको पता चल गया कि हमने रिंग आर्टिफैक्ट, बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे। ठीक है, तभी तो अगर इसके डिसएडवांटेज नहीं होते तो फिफ्थ जनरेशन आपके नहीं आती। ठीक है, या फिर अगर अपन बात करें कि कुछ नया मॉडिफिकेशन करने के लिए फिफ्थ जनरेशन खोजी गई थी। कई बार क्या होता है कि कुछ मशीन्स के डिसएडवांटेज नहीं भी होते हैं, बट फिर भी उसके बाद में उसकी नेक्स्ट जनरेशन खोजी जाती है। वो इसलिए खोजी जाती है ताकि हम नया मॉडिफिकेशन कर सकें। जैसे जैसे आपके मॉडिफाई हो रही है मशीन्स, उस तरीके से हम भी उनके साथ चल सकें, पुरानी मशीन्स के साथ ना चलें। इसी वजह से इसको भी मॉडिफाई किया गया था, और वो जनरेशन आपकी नेक्स्ट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन कहलाती है। बट फिफ्थ जनरेशन से पहले हम यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर एडवांटेजेस की यहाँ पे बात की जाए तो एडवांटेजेस आपके वही हैं कि यहाँ पे रिंग आर्टिफैक्ट ख़त्म कर दिया गया था, और इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। एक यहाँ पे चीज और इन्होंने समझाई है, द फिक्स डिटेक्टर एरे ऑफ फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रास्ट बीम पाथ फ्रॉम सोर्स टू ओल्ड डिटेक्टर, बट इट डज अलाउ ईच डिटेक्टर टू बी कैलिब्रेटेड एंड सिग्नल नॉर्मलाइज ड्यूरिंग ईच स्कैन। जैसा कि आपका कहते हैं कि थर्ड जनरेशन में सारे के सारे आपके डिटेक्टर मूव हो रहे थे। ठीक है, या फिर जो आपकी सेकेंड जनरेशन थी, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी, यहाँ पे क्या था कि आपके एक्सरे ट्यूब के साथ में आपका डिटेक्टर मूव कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स वो जो लिमिटेड डिटेक्टर थे यहाँ पे केवल वही काम आ रहे थे। जैसा कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो एज ए आपकी जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब होती है और एक रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होती है। जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब होती है वहाँ पे क्या था कि एनोड के एक ही एक पार्ट पे बम्बार्डमेंट होता है, और रोटेटिंग में क्या होता है कि चारों तरफ होता है, तो बाकी के जो पार्ट थे उनको रिलैक्सिंग टाइम मिल रहा है। यहाँ पे हीटिंग कैपेसिटी कम होती थी, वो उसके एडवांटेज थे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आपके जो डिटेक्टर्स है वो फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, बट जो पार्ट आप स्कैन कर रहे हो दैट मीन्स जिस एंगल पे आपकी एक्सरे ट्यूब है उस वक्त उसके सामने जितने डिटेक्टर है केवल वही काम आएंगे, बाकी के जो डिटेक्टर हैं वो वहां पे रिलैक्स रहेंगे। इनसे क्या होता है, देखो द फिक्स डिटेक्टर एरे ऑफ फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रास्ट बीम। ऐसा नहीं है कि अपन अगर ये सोचते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आपका अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट वही आ रहा था जो थर्ड जनरेशन में था, वही कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पे मिल रहा था। बट इसका एक फायदा ये हुआ कि all detectors, but it does allow each detector to be calibrated and its signal normalized during each scan। जब हम हर स्कैन करते हैं तो क्या होगा, जब आपकी जो एक्सरे ट्यूब है यहाँ पे वो 360 डिग्री एंगल पे रोटेट होगी। फर्स्ट टाइम में उसके सामने जो डिटेक्टर्स थे उनसे अपने को सिग्नल मिले, फिर जैसे ही आपकी एक्सरे ट्यूब रोटेट हुई तो सामने डिटेक्टर दूसरे आए, तो इतने टाइम में क्या था कि जो पहले वाले डिटेक्टर थे उनके सिग्नल नॉर्मलाइज हो गए। ये इसका एक एडवांटेज था। ठीक है, एडवांटेजेस की अगर अपन बात करें, इट एलिमिनेट रिंग इफेक्ट, रिंग आर्टिफैक्ट को जो था उसको एलिमिनेट कर दिया था, रिमूव कर दिया था। एज डिटेक्टर्स आर फिक्स्ड सो सिग्नल वायर कनेक्टेड टू डिटेक्टर्स रिमेन फिक्स। जैसा कि आपके डिटेक्टर्स ही फिक्स हैं तो डिटेक्टर से जो आपको सिग्नल मिल रहे हैं उसको कंप्यूटर तक भेजना
ठीक है। तो उसके थ्रू जो वायरिंग कनेक्टेड होगी वो वायरिंग भी यहाँ पे आपकी क्या होगी, फिक्स होगी। बट ऐसा थर्ड जनरेशन में ही नहीं था। अगर आपके डिटेक्टर्स मूव करेंगे तो उनके साथ में वायरिंग भी मूव करेगी, और अगर वायरिंग मूव करेगी तो उनके क्या होगी कि वो वायरिंग डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है। देयर फॉर नो फियर ऑफ केबल वियर एंड टीयर एज इन द केस ऑफ थर्ड जनरेशन। जैसा कि थर्ड जनरेशन में कि जो आपकी केबल थी वो वियर और टीयर दैट मीन्स टूट सकती थी, फट सकती थी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं था कि बिकॉज जो आपकी वायरिंग थी पूरा वो सारा सारा या फिर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम था वो यहाँ पे पूरा का पूरा फिक्स था, बिकॉज डिटेक्टर्स भी आपके क्या थे, फिक्स थे। डिसएडवांटेज क्या था, कॉस्टली देन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन से कॉस्टली थी बिकॉज यहाँ पे डिटेक्टर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी। पेशेंट डोज इंक्रीजेस, और यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज क्या था कि पेशेंट डोज बढ़ गई थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की अब अपने यहाँ पे बात करते हैं। तो आपकी जो फिफ्थ जनरेशन थी, फिफ्थ जनरेशन थोड़ी अलग थी यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के कंपैरिजन में। फिफ्थ जनरेशन दैट मीन्स यहाँ पे फोर्थ जनरेशन का आपको डिसएडवांटेज ज़्यादा देखने को नहीं मिले, ठीक है। बट फिर भी फिफ्थ जनरेशन खोजी गई थी, वो इसलिए खोजी गई थी ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें, जो आपके कार्डियक के जो पेशेंट होते हैं उनकी हम टोमोग्राफी कर सके, पेडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनकी हम टोमोग्राफी कर सके, ठीक है। अब होता क्या है कि जो कार्डियक होता है, कार्डियक में आपको पता हार्ट रेगुलर हार्ट रेट चलती रहती है, तो वहाँ पे क्या था कि मोशन आर्टिफैक्ट आ जाते हैं, इस वजह से इनकी टोमोग्राफी नहीं हो सकती थी। तो इस वजह से दैट मीन्स इन रीजन्स के कारण एक नया इन्वेंशन किया गया फिफ्थ सिटी की मशीन में, जो कि आपका फिफ्थ जनरेशन कहलाता है। और पेडियाट्रिक के जो बच्चे होते हैं वो भी मूव कर जाते हैं, तो इस मोशन आर्टिफैक्ट को रिमूव करने के लिए, जो कि मोशन आर्टिफैक्ट आपकी जो पहले के जो 4 जनरेशन उनमें सब में आपको देखने को मिल सकता है, तो उस मोशन आर्टिफैक्ट को रिमूव करने के लिए ही यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन को खोजा गया था। अब फिफ्थ जनरेशन में किया गया था कि यहाँ पे जो आपके डिटेक्टर्स थे वो एज इट इज़ थे जैसे कि आपके फोर्थ जनरेशन में थे। यहाँ पे इन्होंने नया ये किया कि जो एक्सरे ट्यूब थी उसको यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। एक्सरे ट्यूब रोटेट हो रही थी, उसको भी इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और यहाँ पे क्या किया गया, एक्सरे की जो ट्यूब थी दैट मीन्स एक्सरे का जो सोर्स था यहाँ पे उसको भी फिक्स कर दिया गया था आपकी गैंट्री के अंदर ही। और यहाँ पे एक्सरे सोर्स के लिए स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब यूज़ नहीं की गई थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन यूज़ की गई थी, जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, देन वो आपके टारगेट पे टकराते हैं और देन वो आपकी जो रिंग थी डिटेक्टर्स की उन पे गिरते हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ थी कि आपके दोनों चीज़ें फिक्स थी, एक्सरे ट्यूब भी फिक्स, दैट मीन्स एक्सरे ट्यूब का जो टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब तो हम काम में नहीं ले रहे, एक नई एक्सरे ट्यूब थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स इलेक्ट्रॉन गन थी, ठीक है। और डिटेक्टर्स यहाँ पे फिक्स थे ही, और जो एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए जो टारगेट यूज़ किया जा रहा था वो भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द फिफ्थ जनरेशन स्कैनर वाज स्टेशनरी सिस्टम डेवलप्ड स्पेशली फॉर कार्डियक टोमोग्राफी इमेजिंग। ये सिस्टम स्टेशनरी था, दैट मीन्स दोनों चीज़ें फिक्स थी। यहाँ पे एक्सरे का जो सोर्स था वो भी फिक्स किया गया था और डिटेक्टर्स भी यहाँ पे फिक्स किए गए थे, दैट मीन्स कोई भी प्रकार का मूवमेंट यहाँ पे मशीन की गैंट्री में नहीं होता था। डेवलप्ड स्पेशली फॉर कार्डियक टोमोग्राफी इमेजिंग, किसके लिए स्पेशली इसको डेवलप्ड किया गया था, कार्डियक की टोमोग्राफी इमेजिंग करने के लिए, दैट मीन्स हार्ट की टोमोग्राफी इमेजिंग करने के लिए, ताकि हम हार्ट की एंगल लेके अलग अलग एंगल में उसकी इमेजेस ले सकें, ठीक है। नो कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब इज यूज्ड, जो आपकी कन्वेंशनल जो एक्सरे ट्यूब 4 जनरेशन में यूज़ की गई थी वो यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती थी। इंस्टेड लार्ज आर्क ऑफ टंगस्टन एनसर्किल द पेशेंट एंड लाइज डायरेक्टली अपोजिट टू द डिटेक्टर रिंग। यहाँ पे डिटेक्टर रिंग के एकदम अपोजिट के अंदर एक टंगस्टन की लंबी आर्क रखी जाती थी जो कि पेशेंट्स को कवर करती थी, ठीक है। और इस टंगस्टन की जो ये जो आर्क थी इस पे इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते थे। तो जैसा कि एक इसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अभी आप इमेजिन कर रहे हो, थोड़ी समझ में नहीं आ रही, जैसे आप डायग्राम देखोगे आराम से आपको समझ में आ जाएगी। इट यूजेज एन इलेक्ट्रॉन गन that deflects and focuses a fast moving electron beam along the tungsten target ring in the detector। जो आपकी डिटेक्टर के अंदर जो टंगस्टन के टारगेट की जो रिंग होती थी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाता था,
फोकस किया जाता था। दैट मीन्स जो आपकी 5th जनरेशन है वहाँ पे डिटेक्टर्स भी फिक्स है और एक्सरे का जो सोर्स होता है वो भी फिक्स है। और यहाँ पे एक्सरे सोर्स के लिए जो कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब पहले 4 जनरेशन में यूज़ की जाती थी वो यहाँ पे नहीं यूज़ की जाती थी। इसके लिए यहाँ पे अपन ने क्या यूज़ किया कि जो आपकी डिटेक्टर की जो रिंग थी उसके अंदर ही क्या लगा दी, एक और टंगस्टन के डिटेक्ट, दैट मीन्स टंगस्टन यहाँ पे टारगेट की रिंग लगा दी और उस टंगस्टन पे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किसके थ्रू होता था, इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू होता था। अब इस स्ट्रक्चर को आप डायग्राम के थ्रू यहां पे समझ सकते हो। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपके डिटेक्टर की जो रिंग थी वो यहाँ पे डिटेक्टर, दैट मीन्स डिटेक्टर फिक्स है। एक्सरे बीम कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इसको आप स्टार्टिंग से समझे। इधर से इधर आपकी इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे फोकसिंग कोयल है जो इनको फोकस करती है, डिफ्लेक्शन कोयल जो इनको डिफ्लेक्ट करके थोड़े से एंगल पे, दैट मीन्स इनको मोड़ती है या फिर डिफ्लेक्ट करती है, इनके एंगल में चेंज लाती है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पहुँचते हैं, टारगेट रिंग्स पे। यहाँ पे टारगेट रिंग पे दैट मीन्स जो आपका एक्सरे का जो सोर्स है, टारगेट टंगस्टन का जो बना होता है वो फिक्स होता है यहाँ पे, उस पर जाके टकराएंगे, यहाँ से एक्सरेज निकलेंगी, एक्सरेज आपकी अपवार्ड की तरफ जाएंगे और अपवार्ड ऊपर यहाँ पे आपके डिटेक्टर हैं और पेशेंट के अंदर से इस तरीके से ये एक्सरे बीम निकलती है, अलग अलग एंगल में निकलती है, चारों तरफ से निकलती है, चारों तरफ से जाके ऊपर डिटेक्टर्स इनको डिटेक्ट करते हैं और आपकी जो हर्ट है उसकी आप इमेजिंग यहाँ पे कर लेते हो। तो आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो कि किस तरीके से आप इमेजिंग करते हो। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ EBCT। अब अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपन बात कर रहे थे 5th जनरेशन के, बट यहाँ पे तो EBCT दिखाया गया है। EBCT की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी है बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम अपन काम में ले रहे हैं, इस वजह से इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और इस इलेक्ट्रॉन बीम जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, दैट मीन्स 5th जनरेशन का ही ये दूसरा नाम है, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी EBCT। एक बार दोबारा से समझ लो इसको, इसके स्ट्रक्चर को, किस तरीके से ये सीटी की मशीन, दैट मीन्स सीटी की जनरेशन इन्वेंट की गई और किन के लिए की गई। मेनली ये कार्डियक के जो पेशेंट्स होते थे, दैट मीन्स कार्डियक की टोमोग्राफी इमेजिंग करने के लिए इसको खोजा गया था, इन्वेंट किया गया था। इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, फोकसिंग कॉयल उसको फोकस करती है, डिफ्लेक्शन कॉयल उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन लाती है, फिर ये आपके इलेक्ट्रॉन बीम जाके टकराते हैं टारगेट पे, टारगेट से निकलती है एक्सरेज। दैट मीन्स यहाँ पे कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब आपने यूज़ नहीं की, एक्सरे सोर्स के लिए आपने एक नया मेथड काम में लिया। ठीक है, फिर ये एक्सरे कहाँ पर जाती हैं, डिटेक्टर्स पे जाती है, पेशेंट के बॉडी में से पास आउट होकर, और डिटेक्टर्स इनको डिटेक्ट करके यहाँ पे इमेज क्रिएट करते हैं। इसका मेन एडवांटेज क्या था, यहाँ पे आपका टाइम का एडवांटेज था। यहाँ पे एक्सरे ट्यूब आपको मूव नहीं करनी पड़ रही। जब आप एक्सरे ट्यूब मूव नहीं करोगे तो एक स्टेशनरी जो एक्सरे, दैट मीन्स एक जो फिक्स यहाँ पे जो एक्सरे का जो सोर्स है वो आपको का जो स्कैनिंग टाइम है उसकी रिडक्शन में हेल्प करता है। और आपका जो मेन एम है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, रिडक्शन टाइम को कम करना, ताकि जो हार्ट रेट यहाँ पे हो रही है उसके कारण जो मूवमेंट्स हो रहे हैं हार्ट में, उनका मोशन आर्टिफैक्ट आपको इमेजेस के ऊपर देखने को ना मिले। इन सब चीज़ों को कम करने के लिए यहाँ पे इस मेथड को यूज़ किया गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसे इलेक्ट्रॉन बीम टोमोग्राफी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी भी कहा जाता है, EBCT। सिंस द डिटेक्टर इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ रिंग, जैसा कि यहाँ पे डिटेक्टर भी रिंग के फॉर्म में होते हैं। इट परमिट्स साइमल्टेनियसली एक्विजिशन ऑफ मल्टीपल इमेज सेक्शन। अगर आपका जो डिटेक्टर यहाँ पे रिंग के फॉर्म में होगा तो क्या होगा कि इमेजेस के मल्टीपल सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, द इमेजेस आर ऑब्टेन्ड इन 50 मिलीसेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम कितना रिड्यूस कर दिया गया है, इमेज आपको 50 मिलीसेकंड्स में मिल जाती है। एंड कैन प्रोड्यूस फास्ट फ्रेम रेट सिटी मूवीज ऑफ द बीटिंग हार्ट रेट विद मिनिमम मोशन आर्टिफैक्ट। मोशन आर्टिफैक्ट को कम करने के लिए यहाँ पे इमेजिंग टाइम इतना फास्ट कर दिया गया था कि वो जो आपकी हार्ट रेट है उसको भी बीट कर जाती थी। दैट मीन्स हार्ट रेट का जो टाइमिंग है उससे कम टाइम में आप इमेजेस यहाँ पे ले लेते थे। द एडवांटेज इज द स्पीड ऑफ डाटा कलेक्शन। इसका मेन एडवांटेज यही था कि डाटा कलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता था। द होल हार्ट कैन बी एक्वायर्ड इन 0.2 सेकेंड।
पूरे हार्ट की एक इमेज अपन 0.2 सेकेंड में ले लेते थे। दीज स्कैनर्स आर यूजफुल किस में थे? कार्डियक इमेजिंग, हार्ट की इमेजिंग में, पेडियाट्रिक दैट मीन्स बच्चों की इमेजिंग के लिए, बिकॉज बच्चे मूव ज़्यादा कर जाते हैं, मूवमेंट दैट मीन्स वहाँ पे मोशन आर्टिफैक्ट होने के चांसेस होते हैं, और ट्रोमा पेशेंट दैट मीन्स जो ट्रोमा के पेशेंट है, जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी इमरजेंसी कंडीशन होती है, अपने को स्कैनिंग जल्दी करनी होती है, तो वहाँ पे भी यह मशीन यूजफुल थी। दैट मीन्स ये 5th जनरेशन यूजफुल थी। तो ये आपकी यहाँ पे 5th जनरेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, 2 जनरेशन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आज, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी 6th जनरेशन, जिसका एक स्पेशल नाम है हेलिकल सिटी, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।